नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक त्रिपाठी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में। इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हम मुद्रास्फीति की डिफिनीशन के बारे में बताए हैं, मुद्रास्फीति के अर्थ को समझाएं, मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, इन चीज़ों को हम समझाए हैं वहाँ पर। तो आप पहले उस वीडियो को जाके देखें। तो इस वीडियो को देखेंगे तो आप वहाँ की टर्मिनोलॉजी समझ पाएंगे, वहाँ परिभाषा समझ पाएंगे, तो आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे, आपको बेसिक चीज़ें पता हो जाएंगी। उसके पहले हम जीडीपी और नेशनल इनकम पर भी वीडियो बनाए हैं, तो उसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं जिसका यूज यहाँ भी होगा। तो अगर आप उनको भी नहीं देखें तो पहले जाकर उन वीडियोज़ को भी देख के आएँ, तब इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत कम एफर्ट में आप इसको समझ जाएंगे। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या है इन्फ्लेशन, क्या है मुद्रास्फीति। तो देखिए, मुद्रास्फीति में आगे से बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं, जो हम पिछले वीडियो में इसकी डेफिनेशन बताए हैं, यहाँ भी आपको थोड़ा बता देते हैं। अगर किसी चीज़ क्या कह सकते हैं, चीज़ों का एक बास्केट होता है, कई सारी वस्तुएं उससे सम्मिलित होती हैं, उनका मूल्य अगर एक लंबे समय तक लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको हम मुद्रास्फीति में काउंट करते हैं। अब बढ़ने का कारण ये क्या हो सकता है, जैसे कि मांग प्रेरित हो सकता है। मांग और आपूर्ति आप जानते ही होंगे। मांग में क्या है, अगर चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई उतनी हो नहीं पा रही है, 10 चीज़ें चाहिए, उसमें 5 चीज़ें 8 चीज़ें ही अवेलेबल हैं, तो 2 चीज़ों के लिए मारामारी मच जाएगी, उसका कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। कीमत बढ़ने से क्या होगा, मुद्रास्फीति जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को समझ के रखिए, मुद्रास्फीति क्या है, कैसे कीमत से इसका रिलेशन है, कैसे मांग और आपूर्ति से इसका संबंध है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसके प्रकार क्या होते हैं। हम आपको डिफिनीशन बता चुके हैं पहले ही, पिछले वीडियो में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। डिफिनीशन लिख देते हैं पिछले वीडियो में। उसके बाद क्या है, टाइप्स देखते हैं। यहाँ इसके प्रकार कितने हैं, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, इसको सेकंड नंबर लिख देते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल में, यूट्यूब चैनल में, या फिर हमारे इस क्लास में या फिर वीडियो में, हम आपको बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, नंबरिंग देके बताना शुरू करेंगे। ये चाहेंगे कि आप नंबर से क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी चीज़ें याद रहेंगी, आपको पता रहेगा कि इसमें 5 पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट है, इसमें 10 पॉइंट है, आप उन चीज़ों को आराम से याद कर सकते हैं। नंबर में याद करना आसान रहता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, ऐसे ही हम आपको कठिन से कठिन चीज़ों को, जैसे जीडीपी इतना टफ टॉपिक, नेशनल इनकम इतना टफ, ये इन्फ्लेशन, ये सब बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन इसको हम आपको नंबरिंग के थ्रू, डिजिटल के थ्रू, जहाँ मैप या फिर ग्राफ, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम आपको समझा देंगे। तो हम बहुत ही आसान तरीके से उसको समझाएंगे, आप इसको समझ जाएंगे, ये हमारी गारंटी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप मुद्रास्फीति को समझ चुके होंगे, मुद्रास्फीति क्या है। तो आइए इसको हम प्रकार के बारे में समझते हैं। प्रकार के बारे में समझने में क्या है कि इसमें लिख देते हैं रेंगती मुद्रास्फीति, फिर क्या है चलती मुद्रास्फीति, फिर क्या है दौड़ती मुद्रास्फीति, उसके बाद क्या है कूदती मुद्रास्फीति, फिर लास्ट में आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर से आप समझ चुके होंगे कि हाइपर क्या होता है, अगर कोई चीज़ काबू से बाहर हो जाती है, अपने चरम पे पहुंच जाती है, तो उसको हाइपर कहते हैं। और दोस्तों, हम इसको बहुत आपको आसान तरीके से बता देते हैं कि आपको 1 सेकंड के अंदर आप जान जाएंगे किस तरीके से इनको याद रखना है, बड़ी आसानी से। जैसे आप रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, आदमी क्या करता है, पहले रेंगता रहता है, फिर थोड़ा तेज़ चलना शुरू कर देता है, फिर दौड़ने लगता है, दौड़ते दौड़ते कूदना शुरू हो जाता है, स्पीड बढ़ती चली जाती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे जैसे गियर बढ़ता जाता है, वैसे इसकी स्पीड ही बढ़ती जाती है। तो आप एक कॉन्सेप्ट बना के रखिए, कैसे आप चलते हैं, रेंगते हैं, फिर चलते हैं, फिर दौड़ना शुरू करते हैं, फिर कूदना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि कितने प्रकार होते हैं। इसके और भी प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रकार हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम रेंज दे देते हैं। रेंगती क्या है, लेस दैन 3%, मतलब 3% या उससे जब कम रहती है तो उसको रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें हम देखेंगे चलती में क्या है, 3 से 10%। दौड़ती में क्या है, 10 से 20%। कूदती में क्या है, 20% से ज़्यादा, ग्रेटर दैन 20%। हाइपर में क्या है कि 3 डिजिट में पहुंच जाती है, एक तरह से कह लीजिए कि ग्रेटर दैन 100%, या फिर 3 डिजिट में पहुंच गई, तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। दोस्तों, आप इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से, ये क्या चीज़ है। इसको हम एक अलग लाइन में दे देते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे। तो ये समझिए,
उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में दोस्तों देखेंगे हम कि मुद्रास्फीति के प्रकार, कुछ और मुख्य प्रकारों के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे कि और मुख्य प्रकार के हैं। जैसे कि आप देखते होंगे एक कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है, कोर इन्फ्लेशन। ये जो टर्मिनोलॉजी है अंग्रेजी यूज करें, बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है। सेकंड है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो कोर आप जानते ही होंगे, हर चीज़ का जो कोर होता है, जैसे धरती का भी एक कोर है, तो ये कोर है। कुछ चीज़ों को आप अंग्रेजी में ही याद रखेंगे तो उनको आपको ज़्यादा आसानी होगी। कोर मुद्रास्फीति में दोस्तों क्या है, इसमें कि गैर खाद्य वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है, ईंधन वाली वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, खाद्य वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें आप ये याद रखें चलिए किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। अभी हम कोर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देखें किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। शामिल नहीं में होने क्या वाले, खाद्य वस्तुएं, ईंधन जिसको फ्यूल कहते हैं, ऊर्जा। अभी आपको हम आगे बताएं क्यों इनको शामिल नहीं किया जाता है। हेडलाइन में देखेंगे, हेडलाइन में किसको शामिल किया जाता है, हेडलाइन में सबको शामिल किया जाता है, सभी वस्तुएं जितने उन बास्केट में चूज किया जाता है, जिनको कैलकुलेट करने के लिए रखा जाता है, उसमें सभी वस्तुओं को यूज करते हैं। इन सभी वस्तुओं में क्या है, खाद्य भी आ जाएगा, ईंधन भी आ जाएगा, ऊर्जा भी आ जाएगी। तो एक तरह समझिए कि सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब इसमें आने के बाद क्या होगा दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि क्यों खाद्य और ईंधन और ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें शामिल न करने का मतलब ये है कि किस तरीके से देखते होंगे रोज़ आलू टमाटर प्याज इनका दाम कितना तेज़ी से घटता बढ़ता है, या फिर आप देखते होंगे कि पेट्रोल डीजल का दाम डेली घट रहा है, डेली बढ़ रहा है। तो इनको डेली बेसिस समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें। हाँ, इनको हम एक अलग उनका सूचकांक बनाते हैं जिसमें हम समझते हैं, लेकिन अगर हमको एक ओवरव्यू लेकर चलना है, हम इन चीज़ों को हटा के लेते हैं कि पूरा होल में क्या हो रहा है, तो इसलिए हम इनको शामिल नहीं करते हैं इसमें। इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके, अभी तक हम आपको क्या बता चुके हैं इसमें, इसकी डिफिनीशन बताए, इसके टाइप्स बताए। अब हम आपको ये बताएंगे थर्ड नंबर पे कि मुद्रास्फीति घटने बढ़ने का कारण क्या है। कारण में दोस्तों एक कारण पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो मांग है इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मांग अगर बढ़ेगी तो डिमांड, सप्लाई अगर कम हो गई तो वहाँ मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, उसको पहले ही बता चुके हैं। सेकंड नंबर में देखते हैं लागत जन्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब यहाँ समझेंगे लागत जन्य में क्या है कि अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी लागत बढ़ रही है। लागत बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर लागत बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन में भी तो उतना चीज़ देना पड़ रहा है। अगर कुछ लाभ नहीं होगा व्यापारी को, या फिर जो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन उत्पादन कर रहा है, तो वो क्यों उत्पादन करेगा, उसको भी कुछ लाभ चाहिए। तो जैसे जैसे उसका कॉस्ट बढ़ती जाती है, वो लाभ बढ़ाने के चक्कर में उसका रेट बढ़ाता चलता है, कीमत बढ़ाता चला जाता है। तो कुछ मुख्य कारण ये हैं कि जैसे बाढ़ है, बाढ़ आ गई, प्रोडक्शन होने में दिक्कत आ रही है, सूखा पड़ गया, उसमें भी कुछ चीज़ें की दिक्कत आ रही है, या फिर हड़ताल हो गई कर्मचारियों की, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो उससे भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि कौन सी चीज़ें इसमें महंगाई में हमें वृद्धि करती हैं। तो एक लागत जन्य हो गया। थर्ड में हम देखेंगे कि फॉरेन का इसमें क्या रोल है, विदेशी इसमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, मतलब वैश्विक स्थितियाँ किस तरह से इसको प्रभावित करती हैं। वैश्विक स्थितियों में दोस्तों आप समझेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी देश में, जैसे हम विदेशों से तेल खरीदते हैं या फिर और भी सामान आयात करते हैं, जैसे तेल संकट आ गया, तेल की कॉस्ट बढ़ गई। अब तेल से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब प्रोडक्शन में तेल का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब तेल महंगा हो गया तो चीज़ें भी महंगी हो गई। ऐसी तरह जब हम किसी आयात करते हैं, वहाँ संकट आ गया है तो हमारा आयात महंगा हो जाता है, आयात महंगा हो गया तो हमारे यहाँ भी कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से कीमतों में वृद्धि होने से इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये 3 कारण है कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन घटती बढ़ती है, या फिर जो सब ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम 4th नंबर पे आते हैं। यहाँ देखेंगे जीडीपी इन्फ्लेशन की गणना कैसे की जाती है, किस बेस पे गणना की जाती है। तो इसमें गणना में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, WPI, CPI। अब CPIC है, इसी में कंबाइंड है, जैसे कि ग्रामीण हो गया या फिर शहरी हो गया और एक संयुक्त हो गया। WPI दोस्तों इसको जारी कौन करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय।
CPIC कौन निकालता है? NSO। NSO के बारे में पहले ही बता चुके हैं, मॉस्पी अपने पिछली वीडियो में बताए हैं, आप वहाँ जाकर देख लीजिए इसको। मॉस्पी जारी करता है। बेस ईयर क्या है? बेस ईयर के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं। इसका आधार वर्ष बेस ईयर है 2011-12, ये इसका आधार वर्ष है। आधार प्रभाव और आधार वर्ष के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप जाके पिछले वीडियो को अगर नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख के आएँ। अगर इस समय हम वर्तमान महंगाई के फार्मूले के बारे में बात करें कि किस तरह से वर्तमान महंगाई के फार्मूला निकाला जाता है, तो वर्तमान महंगाई का फार्मूला निकालने के लिए हम पिछले वर्ष का सहारा लेते हैं। जो इस समय जैसे नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर चल रहा है, जो इस समय चल रहा है, पिछले वर्ष में देखेंगे कि इस समय महंगाई, उस समय महंगाई कितनी थी, उसी महंगाई को देखते हुए इस समय की महंगाई को हम बैलेंस करते हैं या फिर महंगाई का पता लगाते हैं कि इस वर्ष महंगाई बढ़ गई या इस वर्ष महंगाई घट गई। ऐसे हम आपको GDP वाले में भी बताए थे, नेशनल इनकम वाले में भी बताए थे, और यहाँ भी आपको बता रहे हैं। तो इसका फार्मूला हम आपको लिख देते हैं, इसको आप याद रखिए या फिर नोट कर लीजिए कहीं पे। और इसकी टेक्निकल जानकारी हम अपने PDF में दे देंगे, उसको आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी PDF ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम और भी चीज़ों को इसमें जोड़ देंगे, हमें आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए वर्तमान महंगाई का हम फार्मूला देखते हैं क्या है। इसमें इक्वल लगा देते हैं यहाँ पे। ये है चालू कीमतों पर, या फिर कह सकते हैं चालू मूल्य सूचकांक, जो कि इस वर्ष चल रहा है, अभी चल रहा है। चालू मूल्य सूचकांक माइनस पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक, पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक अपान में पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक इंटू 100। आप जानते हो किस तरह से % निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को आप याद रखिए, नोट कर लीजिए कहीं पे, बहुत हेल्पफुल होगा। ये इतना ध्यान रखिए पिछले वर्ष से इसको मापा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या है, मुद्रास्फीति किस तरह से हमें प्रभावित करती है। प्रभाव में दोस्तों हम देखेंगे कि इसका प्रभाव किसके ऊपर क्या पड़ता है। जैसे उपभोक्ता है, इस पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। उपभोक्ता का क्या है, घाटा होगा, जाहिर सी बात है, घाटा लिख देते हैं। उत्पादक है, उपभोक्ता घाटा क्यों होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो वैसे भी घाटा होगा। उत्पादक को क्या होगा, लाभ हो जाएगा, क्योंकि उसने जो प्रोडक्शन करके रखा है या फिर उसकी मशीनरी पहले से ही सेट है, तो उसको प्रोडक्शन में उतना नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसकी जो बिकने वाली चीज़ें 100 रुपये में बिकने वाली थी वो 120, 130 में बिकना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे, बाकी चीज़ों को हम PDF में डालेंगे। जैसे कि आयात है, आयात में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। निर्यात क्या है, निर्यात में कमी हो जाएगी। निर्यात में दोस्तों कमी क्यों हो जाएगी जो हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कीमत बढ़ रही है। कोई चीज़ पहले 50 रुपये में मिलती थी, अब वो चीज़ 100 रुपये में मिलने लगी। जब कोई विदेशी कोई बाहर से में खरीदने आएगा तो पहले उसी को वो चीज़ 50 रुपये में मिल जा रही है, 100 रुपये में। तो जब इतना ज़्यादा मूल्य बढ़ेगा तो हमारे यहाँ से क्यों खरीदेगा, वो कहीं और से जाकर खरीद लेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में तो आती नहीं है। अगर पूरी दुनिया में आती है इन्फ्लेशन तो वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़िलहाल तो देश की बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह का कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आप जानते रहिए क्या होता है घटने बढ़ने से। अब दोस्तों अब तक आप क्या समझ चुके हैं, हम पूरा आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। पहले हम आपको डिफिनीशन बताए, फिर टाइप्स बताए, इसके प्रकार क्या होते हैं, गणना ये कारण क्या होते हैं, गणना कैसे की जाती है, उसके प्रभाव क्या हैं। अब थोड़ा सा हम आपको इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताते हैं कि हमारे देश के विकास में मुद्रास्फीति का क्या रोल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन, इनका रिलेशन क्या है। अब देखेंगे दोस्तों, एक मतलब आपको यहाँ बहुत समय ध्यान देने की ज़रूरत है। ये टॉपिक बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं। अब देखिए किसी देश का विकास कैसे होता है, निवेश से। जब लोग अपनी पूंजी को निवेश करेंगे, चीज़ों को निवेश करेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, तो क्या होगा, उस देश का विकास होगा, उस इकोनॉमी का विकास होगा। ब्याज है ये, इसको हम फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ब्याज और निवेश में इन्वर्स का रिलेशन। जैसे बैंक अपनी ब्याज बढ़ा दें, RBI ने ब्याज बढ़ा दिया, तो क्या होगा, लोग लोन नहीं ले पाएंगे। लोग लोन नहीं लेंगे तो क्या होगा, उद्योग धंधे लगाने में दिक्कत आएगी। तो जब ब्याज घटेगी तो निवेश बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेना शुरू कर देंगे। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है, हम आपको बताए हैं पहले भी, जैसे ही मार्केट में तरलता, मार्केट में पैसा आना शुरू हुआ, लोगों के पास पैसा आएगा, क्या होगा, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी।
जैसे ही डिमांड बढ़ी, अगर सप्लाई में दिक्कत आ रही है, फिर उतनी ही सप्लाई है, अचानक से डिमांड आ गई तो कीमतों में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही कीमत में वृद्धि हुई वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो आम आदमी पर उसकी मार पड़ेगी। तो एक तरह से देख रहे हैं आर्थिक विकास, दूसरी तरफ आम आदमी और इन्फ्लेशन। अगर हम आर्थिक विकास पर ध्यान देते हैं तो चीज़ें महंगी हो रही हैं, आम आदमी को परेशानी हो रही है। लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट ये प्रयास करता है कि जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद आर्थिक विकास हो जाएगा। आर्थिक विकास होने से क्या है, आम लोगों की आय बढ़ जाएगी धीरे धीरे, तो उनको इन्फ्लेशन उतना दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उनको हम इन्फ्लेशन की वजह से रोके रखें, आर्थिक विकास ही नहीं हो पाएगा, तो आम जनजीवन तो वैसे भी खतरनाक अवस्था में रहेगा, उनको तो वैसे ही कष्ट होगा। तो इसमें देखने में हम क्या देखेंगे कि गवर्नमेंट इसको ज़्यादा प्रीफर करती है कि ठीक है भाई, हम आर्थिक विकास करेंगे, इन्फ्लेशन को थोड़ा अप डाउन होते रहेगी, तो उसमें उतना रोक के रखेंगे, कैसे भी करेंगे, ये रहती है। अब आपको चलते चलते वीडियो खत्म करने से पहले हम बता दें कि जैसे कि आरबीआई है और गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं केंद्र सरकार, ये अपना टारगेट लेके चलती है। जैसे इस समय का टारगेट क्या ली थी, कुछ दिन पहले का है। जैसे अपने मान लीजिए विकासशील देश है, हमारा देश भारत विकासशील देश है, विकसित देश है। तो विकसित देशों में महंगाई क्या है, 2% या 1% रहती है तो वो चल जाता है। लेकिन हमारे देश में 4-5-6% होनी चाहिए, क्योंकि हम ग्रोथ कर रहे हैं अभी। कुछ चीज़ों की महंगाई बनी रहेगी जिससे लोगों की इनकम बनी रहे। तो ये सब चीज़ों को बनी रहने के लिए क्या है कि हमारे देश में 4-5-6 इतना परसेंट भी अगर इन्फ्लेशन है तब भी चल जाएगा। विकासशील देशों के लिए इतना चल जाता है। तो दोस्तों, इसकी नीति बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी एग्जाम में याद रखने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब तक के टॉपिक में हम आपको बता दिए ये सब सारी चीज़ें। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं शुरू से कि इन्फ्लेशन के बारे में समझने से पहले आप सब कुछ जान लीजिए। हमारा पिछला वीडियो भी देख लीजिए, यहाँ डिफिनीसन समझे हम, प्रकार समझे, कारण समझे, वैश्विक स्थितियाँ क्या थी ये भी हम समझे, गणना करना उसकी समझे, फार्मूला समझे, प्रभाव क्या होता है ये भी जान लिए, हमारे देश के आर्थिक विकास में उसका क्या यूज है ये भी हम जान लिए। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक की ज़रूरत है, हमें आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको इस टॉपिक में लगता है कुछ और जोड़ना चाहिए, कुछ गलती है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन बताइए, हम उसको इंप्रूव करेंगे, उसमें करेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी तरह से पूरा बने रहने के लिए, अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जैसे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा और उसको तुरंत देख सकेंगे। ये टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। हम एक टॉपिक की पूरी सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।